हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन शो रहा होगा, आप बताएंगे आपको ऑडियो और वीडियो पूरा क्लियर है या नहीं है। हेलो हेलो, आपको ऑडियो और वीडियो पूरा क्लियर है क्या? हेलो, यस बोलिए। अभी क्लियर है क्या? हेलो, ऑडियो और वीडियो अभी क्लियर है अभी? हेलो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। हेलो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अच्छा, ओके। ब्लर भी आ रहा है, ब्लर आ रहा है उसके लिए। हेलो हेलो, हाँ सर, ये कागज़ जिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बच्चों को सिंगल स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सर, बच्चों को सिंगल स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पिन करने को बोल देंगे उनको। हाँ, वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं सर वो। अभी आपको सिंगल स्क्रीन शो हो रहा है क्या? अभी आपको सिंगल स्क्रीन शो हो रहा है क्या, बताएंगे आप लोग। हेलो हेलो, सिंगल स्क्रीन शो हो रहा है क्या आप लोग को? हेलो, हाँ, ठीक है सर। ओके, ठीक है, डन। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटी के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटी किस तरीके से चेंज होती है विद द चेंज इन हाइट, विद द चेंज इन डेप्थ,
और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके एक कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ है m, और एक कॉर्नर पे मास रखा हुआ है 2m, एक कॉर्नर पे मास रखा हुआ है 3m, और दिया और क्वेश्चन लिखा गया है if a particle with mass m is free from infinite position, मतलब आप एक मास के टुकड़े को जिसका मास है m, उसको आप इन्फिनाइट से छोड़ते हैं, then find out the velocity when it reaches to the vacant corner of the square. इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास 3 मास के पार्टिकल है जिसका मास है m, 2m और 3m, और ये इस प्रकार रखे गए हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, और ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ये एक स्क्वायर के कॉर्नर साइड पे रखे गए हैं, और लिखा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जिसका मास है m, जो कि इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे इन्फिनिटी, मतलब अनंत, बहुत वेरी फार डिस्टेंस पे अगर रखा गया है एक पॉइंट m, अगर इसको आप फ्रीली छोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होके ये आएगा, सीधा ऐसे आएगा, और आने के बाद अगर किसी टाइम पे ये यहाँ पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँचता है, तो इसका स्पीड जो है v, इस स्पीड को अपने को कैलकुलेट करना है। मतलब आपने एक मास ऑफ पार्टिकल m को आपने इन्फिनिटी पॉइंट पे छोड़ा, तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने के बाद जब ये इस वेकेंट कॉर्नर पे पहुंचेगा, तो आपको बताना है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये यहाँ तक आया कैसे है, ये आया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से। तो जब इस पॉइंट पे आ जाएगा वेकेंट स्पेस पे, तो उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखते हैं। तो देखते हैं, हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल। इसमें क्या होता है, टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स। अगर हम ये माने कि इस m पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी था उस टाइम पे क्या था, स्टार्टिंग टाइम पे जब ये इन्फिनिटी पे था, तो हम लगा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इस m पार्टिकल पे, तो कितना है टोटल एनर्जी, उसका टोटल एनर्जी होगा T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल। और आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। इसका मतलब ये होगा टोटल एनर्जी इनिशियल पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और हम किस पे लगा रहे हैं ये थ्योरम, हम लगा रहे हैं इस मास पे, m मास पे। तो उसकी जो इनिशियल एनर्जी है, जब आपने इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से इसको फ्रीली छोड़ा, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड थी 0, मतलब इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी था, u की वैल्यू थी यहाँ पे
यू की वैल्यू थी इसकी 0 इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे अगर 0 थी तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल 0। और किसी भी पार्टिकल के अगर इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा गया है वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है 0। अगर एक पार्टिकल इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा गया है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत अधिक डिस्टेंस पे, अगर बहुत अधिक डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और उसकी स्पीड अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी अगर 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। तो हमने लिखा टी इनिशियल मतलब होगा टोटल एनर्जी एट इनिशियल कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि आपको स्पीड आपको दिखाई दे रही है, इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 0। आपने फ्रीली छोड़ा उसको इन्फिनिटी पॉइंट से, तो पहले क्या था, वो पहले रेस्ट पोजीशन पे था। जब आपने छोड़ा तो ड्यू टू अट्रैक्शन वो अट्रैक्ट हुआ और इस कॉर्नर पे आया, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 था, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हुआ? क्योंकि एट इन्फिनिटी पॉइंट एनी पार्टिकल हैविंग 0 पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं, जब ये पार्टिकल यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे टी फाइनल। और टी फाइनल की वैल्यू कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अगर आप एज्यूम करते हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी स्पीड अगर v है तो हम इसको लिखेंगे हाफ mv का स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, जब अगर ये m पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको हम लिखेंगे माइनस gm इंटू एम अपॉन डिस्टेंस कितना है बीच में इनका a, हमने लिखा a। अब देखते हैं, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको क्या लिखेंगे माइनस gm इंटू 3m अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है a लिखा। अब देखते हैं इसके और इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम लिखेंगे माइनस gm इंटू 2m अपॉन डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये वाला टोटल जो डायगोनल आपको बनेगा इसका डिस्टेंस आएगा √2a। √2a। अगर ये डिस्टेंस √2 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे √2 इंटू a, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ GMEm, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने फार्मूला देखा था माइनस GM1 M2 अपॉन R। इस फार्मूले का यूज करके हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी। अब देखते हैं ये आगे कैसे सॉल्व होगा। अगर आप लिखें एक साइड आपको आ गया है 0 प्लस 0, कितना बनेगा 0, और एक साइड कितना आएगा हाफ mv स्क्वायर। तो आप हाफ mv स्क्वायर को अगर एक साइड लिख दें हाफ mv स्क्वायर, और जितने भी आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं माइनस में, उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो आपको मिलेगा gm स्क्वायर अपॉन a प्लस 3gm स्क्वायर अपॉन a प्लस 2gm स्क्वायर अपॉन √2a। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाफ mv स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हाफ mv का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा gm स्क्वायर अपॉन a, क्या बचा 1 प्लस 3 प्लस 2 है, यहाँ पे √2 है तो ये कैंसिल होगा, क्या आएगा √2 आएगा। अब इसका मतलब ये है, इसको आगे और सॉल्व करें, सिंप्लीफाइड करें तो आएगा gm स्क्वायर अपॉन a, 3 प्लस 1 कितना होगा 4 प्लस √2, और एक साइड कितना आ गया हाफ mv का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे m है और यहाँ m का स्क्वायर है, तो एक m कटेगा यहाँ से, एक m कटेगा, बचेगा कितना एक m, तो आएगा v स्क्वायर इक्वल टू ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा 2gm
अपॉन ए √4 + √2, मतलब v की वैल्यू आपके पास निकल के आई, v की वैल्यू √4 GM/A √2 का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका, 1 मिनट, v का स्क्वायर कितना आएगा, रूट लगेगा, GM/A आएगा, 2 का अंदर गुणा होगा, आंसर आएगा 8 + 2√2। ये आपका आंसर आ गया, वेलोसिटी का आंसर मीटर/सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पॉइंट से उठकर इस वैकेंट कॉर्नर पे आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, और उसकी स्पीड अगर आप v एज्यूम करें तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, और इस कांस्टेंट को अगर हम लगाएं तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आया वो आया √GM/A 8 + 2√2 मीटर/सेकेंड। तो ये हमारे पास आया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाने के बाद। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं केपलर्स लॉ की ओर।
तो देखते हैं केप्लर्स लॉ। तो केप्लर नाम के साइंटिस्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के लिए 3 लॉ बताए थे। फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ बोलता है एवरी प्लेनेट move in elliptical path every planet move in elliptical path and sun is its focus। मतलब जितने प्लेनेट होते हैं वो सूर्य के वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन सूर्य को जो चक्कर लगाते हैं, अगर उस पाथ को आप देखें तो वो पाथ होता है एलिप्टिकल पाथ, हिंदी में बोलेंगे दीर्घवृत्ताकार पथ, एलिप्टिकल पाथ। एवरी प्लेनेट मूव इन एलिप्टिकल पाथ एंड सन इज इट्स फोकस। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये होगा हमारा सन, और सन क्या होगा, ये हमारा फोकस पॉइंट होगा। और अगर ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R1 है, तो जो ये अगर कोई प्लेनेट है जिसका मास है m, तो वो कुछ इस तरीके से चक्कर लगा रहा होगा। तो ये एक प्लेनेट है जिसका मास है m, और वो इस तरीके से चक्कर लगाता है कि सन उसका फोकस होता है। और जब भी ये चक्कर लगाता है तो आप देख रहे हैं एक टाइम पे इसका डिस्टेंस R2 है, सेकेंड टाइम में जब यहाँ कहीं पहुँचेगा तो इसका डिस्टेंस फिर से चेंज हो जाएगा। मान लीजिए R, जब ये घूम के यहाँ पे आया तो इसका डिस्टेंस हो गया R1। फिर ये घूमेगा, तो जब भी ये रिवॉल्व कर रहा होगा सन के चारों ओर तो इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और ये जो पाथ होगा इसको हम बोलेंगे एलिप्टिकल पाथ, या इसको बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसको बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट। हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षक। ये डायग्राम बनाएंगे और ये थ्योरम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड लॉ इसने दिया था a planet
planet covers the same amount of space area. A planet covers the same amount of space area in same time. No matter where it is in its orbit. इसका मतलब ये है कि जो प्लेनेट है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है. A planet covers the same amount of space area in same time, no matter where it is in the orbital space. मतलब डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको. ये डायग्राम आपका बन गया होगा. मान लीजिए एक मास है, ये प्लेनेट है जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, और ये डेल्टा टी टाइम में कि यहाँ से उठकर पहुँच गया यहाँ पे, यहाँ पहुँच गया. कितना टाइम लगा इसको ऐसा करने में? डेल्टा टी टाइम. अब एग्जाम्पल ले सकते हैं 6 महीने, 2 महीने, इस टाइप का कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं टाइम का. तो अगर यहाँ से उठकर यहाँ आने में उसको डेल्टा टी टाइम लगता है, तो अगर इसको मिलाएं, हम इस पॉइंट को मिलाएं, आपको एक एरिया बनता हुआ दिखाई देगा. ये एरिया बनता हुआ दिखाई देगा. सेम अगर सेम टाइम में हम देखें, सेम टाइम में जब ये प्लेनेट घूमकर किसी पाथ पे आएगा, मतलब किसी पॉइंट पे आएगा, तो सेम टाइम में, फिर से सेम टाइम में, अगर आप सेम टाइम में पता करने की कोशिश करें कि सेम टाइम में अब उसने कितना एरिया कवर किया, तो आप पाएंगे कि सेम टाइम में जितना एरिया यहाँ कवर किया था A1, उतना ही सेम टाइम में एरिया यहाँ कवर करेगा A2. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो एरियल स्पीड है, मतलब एरिया क्या होगा? इक्वल. ये कब होगा इक्वल? जब व्हेन टाइम इज इक्वल. मतलब अब जब सेम टाइम में एनालिसिस करें कि कितना एरिया ये कट करता है, कितना एरिया ये लेता है, तो आप देखेंगे सेम टाइम में ये सेम एरिया कट कर रहा है. तो इसको ही हम बोलते हैं अ प्लेनेट कवर्स द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस एरिया इन सेम टाइम, नो मैटर वेयर इट इज़ इन इट्स ऑर्बिट. मतलब ये कहाँ पे है वो मैटर नहीं करता, बस इतना होता है कि सेम टाइम में ये सेम एरिया कवर करेगा. और इसको ही हम लोग बोलते हैं, हम लोग एरियल स्पीड. इसको हम बोलते हैं एरियल स्पीड या फिर एरियल स्पीड. और रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरियल स्पीड या रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे dA/dt. और ये होती है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट मतलब फिक्स, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कट कर रहा है. तो इसको हम बोलेंगे एरियल स्पीड या फिर रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये कांस्टेंट होगा.
ये कांस्टेंट होगा और जो इसकी वैल्यू है वो इक्वल होगी dA/dt इक्वल होगी L/2 इंटू एम के। L क्या होगा? L होगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर, एम वी इंटू आर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। और जो m है ये मास ऑफ प्लेनेट है। अब थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड लॉ देखते हैं। केपलर ने 3 लॉ दिए थे, उसमें से लास्ट लॉ देखते हैं क्या होता है। लास्ट लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ में होता है फॉर एनी प्लेनेट, फॉर any planet, for any planet its orbital time period square is proportional to the average distance to the cube of average distance from the focus point डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। फॉर एनी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट का जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड होगा, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होता है, घूमता है सन के चारों ओर, उस ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर करने पे जो आपका आंसर आएगा वो जो है उसके एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं इसको। ये सन है,
ये सन है मान लो, और यहाँ कहीं पे प्लेनेट रखा गया है, प्लेनेट है एम। तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्लेनेट है वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है जो एक चक्कर लगाने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इस प्लेनेट को इस सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होगा इस प्लेनेट के इस सन से एवरेज डिस्टेंस के। और इसका एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर ये एक एलिप्टिकल पाथ है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर एक्सिस, इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। इसको बोलेंगे हम लोग मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और अगर इसकी लंबाई b के बराबर है और इसकी लंबाई a के बराबर है तो जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस के सेमी डिस्टेंस के बराबर। मतलब जो यहाँ पे a की लेंथ आपको दिखाई दे रही है यही होगा इसका एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि m का जो पार्टिकल है, m मास का जो पार्टिकल है, जब ये एलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट करेगा इसका डिस्टेंस चेंज होगा। अगर डिस्टेंस चेंज होगा, अगर आप इसका एवरेज डिस्टेंस लिखना चाहें तो क्या होगा? अगर ये मेजर एक्सिस है तो मेजर एक्सिस का सेमी मेजर डिस्टेंस होगा a, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्टेटमेंट बोलता है। a का मतलब क्या होगा? a को आप बोल सकते हैं एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं आप डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ये हुआ कंप्लीट मेजर एक्सिस, और इसका जो हाफ होगा इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। उसका जो भी डिस्टेंस होगा या लेंथ होगा वो होगा a के बराबर। और अगर a के बराबर होगा तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एवरेज डिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लेनेट है यहाँ पे जिसका मास है m और वो एक वेलोसिटी v जिसकी वैल्यू दी गई है आपको √G(m)s/2a से इस एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। आपको बताना है कि अगर इस पॉइंट पे जब उसका डिस्टेंस सन से a हो और जब वो ये वाला प्लेनेट जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस अगर r हो और इस r की वैल्यू a/2 हो तो आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है v2, ये है v1, v2 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब एक प्लेनेट है जो कि एलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रहा है, सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर घूम रहा है और उसकी एक पॉइंट पे वेलोसिटी आपको दी गई है, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पूछी जा रही है। तो हमको ये वेलोसिटी निकालना है। तो देखते हैं कि वेलोसिटी इसका कैसे निकलेगा। यहाँ पे जो ms है ये है मास ऑफ सन। तो आपने पढ़ा है केपलर सेकेंड लॉ में कि आपने पढ़ा है dA/dt क्या होता है, कांस्टेंट, आपने पढ़ा था। और dA/dt की वैल्यू किसी बराबर होती है L/2m के। तो m क्या होता है, आपका मास होता है, L क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम। तो मास क्या होता है, मास भी कांस्टेंट ही होता है किसी का भी। तो यहाँ से आप स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि L इज ऑल्सो कांस्टेंट। L का मतलब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर dA/dt की वैल्यू L/2m के बराबर है और L/2m कांस्टेंट है और आपको पता है जो मास होता है चाहे वो प्लेनेट का हो या सन का हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर मास कांस्टेंट है तो आप यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं L इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे आप L को माने L1, इस पॉइंट पे L को माने आप L2, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में निकाला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे पाथ के दौरान कांस्टेंट होगा। मतलब L1 इक्वल टू L2 और एंगुलर मोमेंटम का हम लोगों ने फार्मूला लिखा था m/v/r। देखते हैं क्या आता है। L1 की वैल्यू लिखेंगे m/v। तो v क्या है इसका, v है इसका v1 और r क्या है इसका, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस है इसका a के बराबर। अब L2 देखते हैं, इस पॉइंट पे इसका मास कितना है, m के बराबर, वेलोसिटी कितना है v2, डिस्टेंस कितना है r के बराबर। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, m/v1 × a इक्वल टू m/v2 × r। और r की वैल्यू आपको दी गई है। अब सन से इसका डिस्टेंस कितना रह गया है, a/2, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है a/2। तो क्या होगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो v1 की जो v2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ v1। इसका मतलब v1 कितना है, पहले से v1 की वैल्यू दी गई है आपको 2 टाइम्स ऑफ √G(m)s/2a। इसको अगर आप और आगे सॉल्व करें तो आपके पास आएगा √2G(m)s/a। तो इतना हमारे पास फाइनल आंसर आया v2 की वैल्यू। क्या किसकी वैल्यू आई हमारे पास, v2 की वैल्यू। मतलब हमारे पास एक प्लेनेट था जो कि एक फिक्स वेलोसिटी से एक एलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रहा था और आपको पूछा जा रहा है कि जब ये प्लेनेट किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगा जिसका डिस्टेंस r इक्वल टू a/2 है तो उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ में कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो आप पहले कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में L1 और L2 को इक्वल मानेंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स और फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। तो L1 इक्वल टू L2। अब L का फार्मूला होता है mvr। तो हमने पढ़ा था mvr, तो हमने लिखा m
पहली कंडीशन में v1 r की वैल्यू है a, सेकंड कंडीशन में m v की वैल्यू है v2, r की वैल्यू है r, और इस r की वैल्यू हमने लिखा है a/2, तो a/2। तो सारे वैल्यू को पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू निकल के आया, हमारे पास v2 का वैल्यू इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो निकल के आएगी √2gms/a। इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि जितनी वेलोसिटी उसकी पहली थी उसका डबल, 2 टाइम्स। तो आप देख पा रहे हैं कि जब प्लेनेट सन के चारों ओर घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ में उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है। केवल कांस्टेंट क्या है उसका, एंगुलर मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन में और इससे पहले कि किसी टॉपिक पे अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अब कल की क्लास में पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन और इन एनी प्लेनेट। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।